हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका बीएससी नर्सिंग के एक और नई क्लास में। इस क्लास में हम हल करेंगे बीएससी नर्सिंग इन प्रवेश परीक्षा 2021 के एक मॉडल पेपर को। इसमें कुल कितने क्वेश्चन है? कुल इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। और पेपर की टाइमिंग की बात करें तो इसमें 2 घंटे की टाइमिंग दी हुई है। तो स्टूडेंट इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं सबका सॉल्यूशन करेंगे। इनमें से आपको इस पेपर को टेस्ट वाइज देना है, जैसा कि सेम आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर लगेगा, सेम उसी प्रकार का हमने हमारी टीम के द्वारा तैयार किया है इस पेपर को। तो इसमें सेम इसी प्रकार का आपका ऑफलाइन मोड में पेपर आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसको एक टेस्ट के रूप में आपको देना है। अब टेस्ट के रूप में कैसे देना है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखने इस प्रकार एक पेन कॉपी ले लेना। अगर सही रहेगा क्वेश्चन तो सही का निशान, अगर गलत रहेगा तो गलत का निशान। इस प्रकार से आपको हल करते जाना है और अंत में आपको कुल मार्क्स कितने 100 इस पेपर में, तो 100 में से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे स्टूडेंट। तो इसी पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपके बीएससी नर्सिंग में कितने अंक आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने सेम उसी प्रकार से बनाने के पूरी प्रयास किया है। तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेंशन लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021, मैक्सिमम मार्क्स 100। टाइमिंग की बात करें 2 घंटे, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, प्रत्येक पर्सन करने अनिवार्य है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी टीम के द्वारा पूरा तैयार किया गया है। मेडिकल गाइड प्रेजेंट्स RUHS बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम मॉडल पेपर 2021। तो इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलेंगे? 34 क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी, 33 क्वेश्चन आंसर केमिस्ट्री और 33 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फिजिक्स के मिलने वाले। तो स्टूडेंट लगभग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम इसको फिर अगले दिन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट जुड़ने का प्रयास कीजिए और सभी जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा इस पेपर को हल करने की और पूरी क्लास देखिए, क्योंकि इसमें लगभग 100 में से लगभग आपके 50% अंक है वो आपके इसी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर आपको 1 बाय 1 पूरे समझाते यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है गर्भाशय में संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन गर्भाशय में संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, HCG। बताइए स्टूडेंट। आपको पेन कॉपी लेकर अपना सही आंसर टिक कर लेना है स्टूडेंट, और फिर मैं इसका राइट ऑप्शन भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट गर्भाशय में संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका C, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है? जन्म हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन भी ऑक्सीटोसिन होगा। और गर्भाशय में संकुचन के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो आपके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो आपकी RUHS इंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से एक कोपरमोचक अंतर गर्भाशय युक्ति है, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो युक्ति लगाई जाती है जो निषेचन रोकने के लिए, इसमें कोपरमोचक कौन सी है? लिपेस लूप, मल्टीलोड 375, LNG 20, प्रोजेस्टासर्ट। बताइए स्टूडेंट कौन सी है? राइट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें। तो कौन सी है आपको फटाफट कमेंट करना है कि इसमें कौन सी करेक्ट है, और आपको अपनी पेन कॉपी लेकर नोट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो मल्टीलोड 375 इसका राइट ऑप्शन होगा, जो एक कोपरमोचक औषधि है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको RUHS इंट्रेंस एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो पूरे एक भी क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का, उसको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिस नहीं करना है। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस तकनीक में 8 कोरखंड तक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? यानी कि भ्रूण के जब 8 कोरखंड बन जाते हैं तो कौन सी ऐसी टेक्निक है इसके बाद 8 कोरखंडीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो इसमें टेक्निक का आपको ऑप्शन दे रखा है IUT, ऑप्शन B JIFT, ऑप्शन C GIFT, ऑप्शन D ICSI। तो बताइए स्टूडेंट 8 कोरखंडीय भ्रूण को सीधे कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? फैलोपियन नलिका में। तो कौन सी टेक्निक है?
आपको ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आप वहाँ पर सॉल्यूशन यानी काफ़ी एक्सपर्ट के द्वारा पेपर बनाया जाएगा। इसलिए हमने इस लेवल का पेपर बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आपको पता चल सके किस प्रकार का पेपर आता है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तीसरे नंबर की, तो इसमें आएगा JIFT। इसमें फैलोपियन नलिका में 8 कोरखंडीय भ्रूण को ट्रांसफर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि आपसे निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और आगे आपको दे रखा है एस्ट्रोजन। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है स्टूडेंट। तो आपने करेक्ट आंसर आपको चूज कर लिया होगा स्टूडेंट, और कमेंट करते जाए स्टूडेंट कौन कौन सा राइट ऑप्शन है। इससे आपकी एबिलिटी है जो बढ़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, जो आपके अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है स्टूडेंट। एस्ट्रोजन क्या है, अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके RHS इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अभी मैंने एक पिछला क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन गया है इसमें आपको इस प्रकार भी इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है स्टूडेंट 100%, यानी कि इसमें इनमें से एक फुल फॉर्म है वो 100% आ सकती है। आप कहोगे सर ऐसी इसकी फुल फॉर्म कहाँ से लाए, तो फुल फॉर्म मैं आपके लिए पूरा डिटेल वाइज बनाकर लेकर आया हूँ। इनके बारे में मैं समझाऊंगा भी और इनकी फुल फॉर्म भी आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए ये देखिए महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए पूरा मैंने बनाकर लेकर आया। याद रखने योग्य बिंदु, फर्स्ट है आपका JIFT। इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये होता क्या है, तो युग्मनज को, जो आपका युग्मनज होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में आपका ट्रांसफर किया जाता है, तो उस विधि को कहते हैं यहाँ पर जिप्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये होता है आपका जिप्ट। काफ़ी बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। अगली एक और विधि आती है GIFT। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिप्ट और गिफ्ट ये दोनों एक सी है। तो GIFT इसका मतलब होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है। एक अंडाणु को अंडाशय से संग्रहित कर तथा महिला की फेलोपियन ट्यूब में रखना, इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि महिला की फेलोपियन ट्यूब में रखना। तो इसका मतलब होगा जिप्ट। अब इन ज़्यादातर चांस क्या है कि इनकी फुल फॉर्म प्रत्येक एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो आपके लिए यह ध्यान में रखना, इसमें JIFT इसका मतलब होगा जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तो सेम होगा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दोनों में, लेकिन इसमें क्या होगा गैमेट होगा और इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दोनों में सेम रहेगा। तो आप इस टेक्निक से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पर होता है GIFT, इसका मतलब होता है गैमेट। इसमें क्या होता है आप गिफ्ट से याद रख लेना, गिफ्ट जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर गैमेट करना है, और JIT जे आ गया तो वहाँ पर जायगोट करना है, तथा ये नाम कॉमन आ गया इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये याद रखना, ये 100% पूछा जाएगा आपके RHS इंट्रेंस एग्जाम। अगली आती है आपकी ICSI। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद करना है, क्योंकि ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे इनकी फुल फॉर्म। इनमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आप काफ़ी सारे पूछेंगे सर ये होता क्या है। एक शुक्राणु को अंडाणु कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर ICSI। अब अगले की बात करें, अगला है IUT, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म है ये IUT की, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। इसका मतलब होता है पात्रे निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करना, इस प्रकार का यह होता है IUT, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। तो ये 4 फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। ये आपके लिए मैंने स्पेशल ऐड किया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखने योग्य बिंदु, इसके नोट्स आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, यानी कि आपको पता है आवर्तबीजी पादपों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन।
तो इसमें अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? बीज, युग्मक, बीजाणु, अंड। बताइए स्टूडेंट। आपको अपनी जो है कॉपी में आंसर देना और कमेंट में भी बताना है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है बीज। बीज है वो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का जो है अंतिम उत्पाद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। किस में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? यानी कि निम्न में से किस में कायिक जनन है वो पत्तियों के द्वारा होता है। कायिक जनन का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे से जैसे कायिक जनन यानी कि कायिक भागों से नए पादपों का निर्माण। कायिक भाग कौन से है? जैसे आपकी यहाँ पर जड़ हो गई और पत्ती हो गई, इस प्रकार की यह भाग कौन से है? कायिक भाग। तो इनसे नए पेड़ पौधों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कायिक जनन। तो पत्तियों के द्वारा कौन सा कायिक जनन होना मतलब किन में होता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। 4 पौधों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें आपको चूज करना है कि पत्तियों के द्वारा किन में होता है। ऑप्शन ए ब्रायोफिलम तथा पिस्टिया में, ऑप्शन बी बेगोनिया तथा ब्रायोफिलम में, ऑप्शन सी अगेव या चमेली में, और ऑप्शन डी ब्रायोफिलम या लिलियम में। तो बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किस में पत्ती के द्वारा होगा? तो आपने आंसर चूज आराम से करना है कि किस में पत्ती के द्वारा यहाँ पर होता है। अभी मैं इसका राइट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोगोनिया व ब्रायोफिलम में किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है कौन कौन सा पादप बहुवर्षीय तथा एक फलनीय, यानी कौन सा पादप है वो वर्षीय तथा एक फलनीय, यानी कि एक वर्ष में है और एक वर्ष में केवल एक ही बार फल लगते हैं, उसे कहते हैं वर्षीय तथा एक फलनीय। इनमें ऑप्शन दे रखा है, इनमें कौन सा पादप है एक वर्षीय व एक फलनीय? फाइकस, ऑप्शन ए फाइकस, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन ए आम। यानी कि केवल एक वर्ष में एक ही बार फल लगते हैं, एक ही बार, ऐसा कौन सा यहाँ पर पादप है? इसको आपको चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये पेपर आपको 100% सॉल्यूशन करना है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सेम हमारी टीम ने ऐसा ही पेपर बनाया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा होगा जिसमें एक वर्ष में केवल एक ही बार क्या लगते हैं? फल लगते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बांस होता है जिसमें एक वर्ष में केवल एक ही बार फूल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फल लगते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 का क्वेश्चन है अनुन्मील्य पुष्प किस पादप में देखने को मिलता है? यह बताना आपको। अनुन्मील्य पुष्प है वो किस पादप में देखने को मिलता है? मक्का, वायोला, यूका या फिर आगे दे रखा हाइड्रिला। बताइए स्टूडेंट कौन सा अनुन्मील्य जो पुष्प है वो किस पादप में देखने को मिलता है? आपको चूज करना है फटाफट से। इससे आपकी जो है हैबिट बन जाएगी करेक्ट आंसर करने की। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वायोला। कैसा होता है? अनुन्मील्य पादप। ये एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी कोशिका भ्रूणकोश में नहीं पाई जाती? यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो आपकी भ्रूणकोश में ये जो है उपलब्ध नहीं होती या नहीं पाई जाती? नाल कोशिका, प्रतिमुख्य कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वेरी सिंपल, जो कोशिका भ्रूणकोश में नहीं पाई जाती कौन सी होती है? तो आपको चूज कर लिया होगा आपने राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो नाल कोशिका। आपको सभी को पता है भ्रूणकोश में प्रतिमुख्य कोशिका भी पाई जाती है, केंद्रीय कोशिका भी पाई जाती है, सहायक कोशिका भी पाई जाती है। केवल कौन सी नहीं पाई जाती? नाल कोशिका भ्रूणकोश में क्या है? नहीं पाई जाती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। परागकण के आंतरिक भित्ति, यानी कि जो परागकण होता है उसकी आंतरिक भित्ति किस परत की बनी होती है? यह बताना आपको। परागकण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन, सुपेरिन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट, और अगला दे रखा है पेक्टिन। परागकण की आंतरिक भित्ति किस परत की बनी होती है? आंतरिक भित्ति। यह आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है लिग्निन, सुपेरिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट या पेक्टिन या सेलुलोज। यह बताना आपको। तो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। परागकण वाला अगर आपने बिंदु पढ़ा है तो आप आसानी से, क्योंकि वहां पर सीधी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने
ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। पेक्टिन तथा सेल्यूलोज की क्या होती है, परागकण की आंतरिक भित्ति यहाँ पर बनी हुई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन में कितने युग्मक भाग लेते हैं, 2, 3, 4, 5, यह बताना आपको। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेक फलनी फल है, यानी कि जिसका निर्माण निषेचन से नहीं होता, बिना निषेचन के होता है, अनिषेक फलनी कहते हैं। तो केला, बैंगन, सेब, कटहल। बताइए स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट चूज कीजिए। वहां पर इतना समय आपको नहीं दिया जाएगा, केवल 2 घंटे का समय ही वहां पर दिया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बैंगन। इसमें क्या है, ये केला भी क्या है, निषेक जनन से होता है, सेब भी निषेचन से होती है, कटहल भी निषेचन से होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बैंगन। क्या होता है, अनिषेक फल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 13 का क्वेश्चन है आपके सामने। यह माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक मानव मादा में प्रथम मासिक स्राव में 19वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। जनरली 19वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, तो उस मादा में अतर्व चक्र कितना होना चाहिए, यह माइंड सेट लगाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रखा है 5 दिनों का, 19 दिनों का, 28 दिनों का, या फिर नीचे दे रखा है 33 दिनों का। तो इसमें दे रखा है आपको 19 दिन, इसमें यहाँ पर दे रखा है 19वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो उसका अतर्व चक्र बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब अतर्व चक्र की अवधि कितनी होती है, 28 दिन होती है, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या अंडोत्सर्ग जनरली कितने दिन, कौन से दिन होता है, यहाँ पर 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, 19वें दिन। तो यहाँ पर 14 दे रखा है, और इसमें कितने अधिक दे रखा है, तो यहाँ पर 15, 16, 17, 18 और यहाँ पर 19, कितने दिन अधिक दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन अधिक दे रखा है। तो 28 में आपको 5 दिन जोड़ देना है, 28 में 5 दिन जोड़ देना है। तो कितने हो गए, 28 में 5 जोड़ने पर 33 हो गए ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 डी 33। आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहाँ पर आर्यभट्ट से इंट्रेंस एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो हमने हर किस प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट ने हमारे पेपर मतलब कर लिए हल, तो उनको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, विदलन के किस अवस्था में कोरकखंड का विभेदन एक एवं संरचना विकास गतियां में होती है, यानी कि संरचना में विकास होता है। यानी कि आपको पता है कि विदलन की कोरकखंड होता है, उसमें बार बार विदलन होता है, आपको सभी को पता है, फिर ही तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसमें विदलन होता है, तो आप किस अवस्था में, विदलन की किस अवस्था में कोरकखंड का विभेदन होता है, यानी कि 2 भागों में बढ़ता है, तथा संरचना किसके द्वारा, संरचना में विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, गेस्टुला अवस्था में ऐसा होता है, मोरुला अवस्था में ऐसा होता है, या फिर ब्लास्टुला, या फिर प्रोनबंजी में, ऐसा बताना स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा, चूज कर लिया होगा आपने सभी, राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर कितने नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने ऑप्शन ए गेस्ट्रुला। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, 15 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके 2021 में पूछा जा सकता है 100%। भारत सरकार ने चिकित्सीय सहगर्भता समापन को किस वर्ष में इसके दुष्परिणाम रोकने हेतु कड़ी शर्तों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। यानी कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन, इस लाइन पर आपको ध्यान देना, चिकित्सीय सहगर्भता समापन, यानी कि ये क्या होता है कि कोई अनुभवी डॉक्टर के द्वारा मैंने भ्रूणावस्था में पता लगा लिया जाता है इस विधि के द्वारा कि यानी कि जो आपका बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इस पर यानी कि आपकी जो कन्या भ्रूण हत्या है इसके मामले से अधिक होने लगे, तो सरकार ने इस पर कड़ा नियम लगाया, चिकित्सीय सहगर्भ समापन। तो इस पर कड़ा नियम लगाया, एक कानून लेकर आया, तो और इस पर कड़ी शर्तें जो है वो लगाई, यानी कि कानूनी, यानी कि यह कानून रूप से अवैध था। तो इस पर कौन, यह किस वर्ष में यह कानून स्वीकृत हुआ, यह आपको बताना है। आपकी एनसीईआरटी में देख रखा है 1951 या फिर 19
1971, 1977, 1978, यह आपको बताना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि चिकित्सीय सहगर्भता का समापन, ये आपको ध्यान रखना, चिकित्सीय सहगर्भता समापन, इससे किस वर्ष में इसके दुष्परिणाम ये चिकित्सीय सहगर्भता समापन, इसके दुष्परिणाम क्या है? क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया था, इसमें पता चल जाता है कि जो है बेबी मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पर आपको पता है कन्या भ्रूण हत्या होने लगी, तो इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी और कड़ी शर्तें लगा दी। तो यह किस प्रकार ये किस वर्ष ये कानून स्वीकृत किया गया? तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। बताइए स्टूडेंट कौन से वर्ष ना आपको, आपने एनसीईआरटी में सीधी लाइन ये दे रखी है आपको, सिद्धि की सिद्धि, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1971 में ये आपको रोक लगाएगी भारत सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर की क्वेश्चन की ओर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक स्तन ग्रंथिल उत्तक में, यानी कि प्रत्येक स्तन में ग्रंथिल उत्तक विभाजित होती है 15 से 20 पालियों में, 15 से 20 कुप्यिकाओं में, 15 से 20 नलिकाओं में, केवल एक स्तनपाली में। ये आपको यहाँ पर बताना है स्टूडेंट। प्रत्येक स्तन ग्रंथिल, प्रत्येक स्तन है वो कितने ग्रंथिल उत्तक में विभाजित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, वेरी आसान, 15 से 20 पालियाँ, या फिर 15 से 20 कुप्यिकाएँ, या फिर 15 से 20 नलिकाएँ, केवल स्तनपाली। यह आपको इसमें बताना है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, 15 से 20 स्तनपालियों में प्रत्येक जो स्तन ग्रंथिल उत्तक है वो विभाजित होता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RUHS में 99% चांस है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सी अंड झिल्ली मानव अंड से द्वारा स्रावित होती है? यह आपको बताना है। कौन सी अंड झिल्ली है वो मानव अंड से स्रावित होती है, यानी कि अंडाशय से कौन सी झिल्ली है वो स्रावित होती है, अंडाशय से कौन सी झिल्ली स्रावित होती है? तो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, जोना रेडिएटा, कोरोना पेल्यूसिडा। बताइए स्टूडेंट, इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, कोरोना रेडिएटा। ये ऐसी झिल्ली है जो आपके अंडाशय से स्रावित होती है। स्टूडेंट इस पेपर को मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, इसको याद कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हमारी टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है, सेम RUHS इंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए। तो ये पेपर आप जो है मैं टेलीग्राम पर आपको ये पेपर उपलब्ध करवा दूंगा, और इसको जो फोटोकॉपी है वो आप निकलवा लेना और इसको पूरा कंप्लीट याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अभी आपके मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ इस पेपर से, और आपके कितने नंबर आते हैं वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इससे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 18 नंबर का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आने की पूरी चांस है। मासिक चक्कर में इन दिनों निषेचन की संभावना बहुत अधिक होती है। आपको होता है मासिक चक्कर मतलब आतर्व चक्र, जैसा कि मैंने बताया था 28 दिन में होता है, और अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? यहाँ पर 14वें दिन। तो यहाँ पर जब अंडोत्सर्ग होगा तो यहाँ पर क्या होगी? निषेचन की संभावना अधिक होगी। तो यहाँ पर किस दिन निषेचन की संभावना होती है? तो यहाँ पर मैंने बताया कि 14 के आसपास होती है। तो प्रथम 5 दिनों में तो बिल्कुल नहीं होगी, अंतिम 7 दिनों में बिल्कुल नहीं होगी, और लास्ट का दे रखा है 1 या 2 दिन में तो बिल्कुल नहीं होती। 1 या 2 दिनों, यानी कि ये तो दोनों में हमने पहले ही गलत कर दिया, तो ये 1 या दोनों ये तो पहले ही गलत होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 10 व 17 दिन के बीच में। तो 14 यानी कि 10 व 17 दिन के बीच में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कॉकरोच की कोलेटरल ग्रंथियां किन में सहायक है? कॉकरोच होता है आपको पता है आपका, ये 11th से लिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, मैंने ये ऐसे उठा लिया कि किस स्टूडेंट की 11th भी तैयार है, इसलिए मैंने ये उठाया, वरना आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच की जो आपकी कोलेटरल ग्रंथि है, यदि यह क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने कर दिया तो ये समझो उनका बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है, केवल 11th भी उनकी पूरी प्रिपरेशन है, ये क्वेश्चन कर दिया जिस स्टूडेंट ने। कोलेटरल ग्रंथियां किन में सहायक है? जो आपकी कॉकरोच होती है उसमें कोलेटरल ग्रंथियां होती हैं, वो किस में सहायक है? ऑप्शन इसमें दे रखा है, निषेचन में, या फिर उत्थिका के निर्माण में, मैथुन में, उत्थिका वैश्म के निर्माण में। बताइए स्टूडेंट, कॉकरोच में कोलेटरल ग्रंथियां किन में सहायक है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्थिका के निर्माण में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें 20 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
RUHS की दृष्टि से, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से परख करके यहाँ पर इस पेपर में ऐड किया है। क्वेश्चन है पल्मोनरी परिसंचरण किसके मध्य होता है। जो आपका पल्मोनरी परिसंचरण होता है वो किसके मध्य होता है। ऑप्शन ए दाएं नीले या बाएं नीले के बीच, या फिर ऑप्शन बी बाएं नीले से दाएं आलिंद के बीच, ऑप्शन सी दाएं नीले से बाएं आलिंद के बीच, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है दाएं नीले से दाएं आलिंद की ओर। आराम से चूज कर लेना स्टूडेंट, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में छप सकता है ऐसा कैसा आपके पेपर में। आराम से पढ़कर इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है स्टूडेंट। पल्मोनरी परिसंचरण किसके मध्य होता है, तो चूज कर लिया होगा स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दाएं नीले से बाएं आलिंद के बीच। ये याद रखना स्टूडेंट, दाएं नीले से क्या होता है, बाएं आलिंद के बीच क्या होता है आपका पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र। एक बार फिर से याद रखना, दाएं नीले से बाएं आलिंद की ओर। अगले इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 का क्वेश्चन है आपके सामने। 21 का क्वेश्चन है आपके सामने। एंटीबॉडीज यानी कि आपकी जो रोगों के लड़ने की क्षमता होती है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है स्टूडेंट। प्लेटलेट से, लाल रुधिकाणु यानी लाल रक्त कणिकाओं से, या फिर लिम्फोसाइट से, या फिर इयोसिनोफिल्स से। बताइए स्टूडेंट, वेरी वेरी बायोलॉजी में अगर आप पढ़ते हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि एंटीबॉडी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। बायोलॉजी यदि आप पढ़ते हो तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आपने चूज कर लिया होगा वेरी सिंपल, ऑप्शन सी जो लिम्फोसाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ ले, कोई भी टीचर या फिर कहीं से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको पूछ सकते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है स्टूडेंट। प्लेटलेट से भी नहीं होता, लाल रक्त कणिकाओं से भी नहीं, इयोसिनोफिल से भी नहीं होता, लिम्फोसाइट से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 का क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका उपयोग है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बताइए स्टूडेंट, ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नियोन। बताइए स्टूडेंट, जिसका निर्माण किया किस में किया जाता है, जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना है स्टूडेंट। आराम से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कई बार। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए क्लोरीन। सभी को पता होगा ये, तो क्लोरीन का उपयोग किस में किया जाता है, जीवाणुओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 33 का, जो अभी बीते कुछ दिनों में जो आपका डेंगू का प्रकोप फैला था, विशेषकर से राजस्थान में फैला था। फिलहाल तो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लेकिन मैं कोरोना पर भी आपके लिए एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा जिसमें केवल कोरोना के क्वेश्चन कराऊंगा। क्या पता लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कोरोना के भी आ जाए, क्योंकि ऑफलाइन छप रहा है, क्या पता ऑफलाइन वाले छाप दे कोरोना पर 2-3 क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप पीछे न रह जाओ। तो मैं कोरोना पर भी आपके लिए क्वेश्चन बनाकर ले रहा हूँ, तो वो क्लास आपको मिस नहीं करनी है। तो इसमें फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन में डेंगू बुखार निम्न में से किसके द्वारा फैलता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को पता होगा डेंगू किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन दे रखा है एडिस एजिप्टी, ऑप्शन बी क्यूलेक्स फेटिगोस, ऑप्शन डी एनोफिलेज, ऑप्शन डी एडिस डेनोवानी। बताइए स्टूडेंट, तो सभी ने चूज कर लिया होगा एडिस एजिप्टी के द्वारा यहाँ पर क्या फैलता है, डेंगू रोग यहाँ पर एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से ऐड किया है। इसको क्वेश्चन नंबर आप कितना मान सकते हो, इसको क्वेश्चन नंबर 24 मान लेना। ये क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने आपके लिए ये ऐड किया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए मनुष्य के उत्सर्जी अंग, यानी कि आपको पता है ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। तो इस चित्र में आपको यानी कि क्या दिया गया है, अंग्रेजी के अक्षर ए बी एफ ये दिए गए हैं, और इनको आपको बताना है कि ये किस निशान को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये कौन से अंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चित्र आपके सामने थोड़ा पेश कर देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने क्यों ऐड किया, इस बार ऑफलाइन आपकी एग्जाम है, इसमें 100% डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन है वो डायग्राम से रिलेटेड आएंगे आपके लिए, 100% गारंटी है मेरी। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डायग्राम से संबंधित 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें यह बताना है जो आपको ये अंग दिखा रखे हैं उनके नाम बताना है कि यहाँ मतलब डी किसे प्रदर्शित कर रहा है, सी किसे प्रदर्शित कर रहा है, एफ किसे प्रदर्शित कर रहा है, ए किसे प्रदर्शित कर रहा है, बी किसे प्रदर्शित। अब इसको करना क्या है,
आप अभी एक कॉपी ले लीजिए और उसमें यानी कि एक कॉपी लेने के बाद में जैसे ए है, एक के बाद में यानी कि ए किसे प्रदर्शित कर रहा है उसका नाम लिखना है, और ये जैसे बी है और बी किसे प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर उसका नाम लिखना है, सी किसे प्रदर्शित, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। तो अभी कीजिए, मैं इसके अभी नामकरण करके बताऊंगा आपको ये कि ये किन्हें प्रदर्शित कर, पहले आप कीजिए ताकि आपकी जो है अच्छी हो सके प्रिपरेशन। स्टूडेंट इसे वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन दिखा रखा है, ए किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये जो भाग दे रखा है इसे क्या करते हैं सभी स्टूडेंट को पता होगा, वेरी सिंपल। तो ये कौन सा भाग होता है, वर्क, जो आपका वर्क होता है ये भाग होता है, क्योंकि काफ़ी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे किडनी भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। इसकी संरचना भी आपके आगे जो आप बीएससी नर्सिंग जो आप कोर्स करोगे उसमें पूरी डिटेल क्रमवाइज संरचना होगी। तो इसे ए नंबर किसे प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर मैं ए लगाकर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ए वर्क। अब यहाँ पर बी दे रखा है, बी की ये देखिए बी इसे प्रदर्शित कर रहा है, जो ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से ये पाइप जा रही है ऊपर, तो बी इसे प्रदर्शित, बी इसे इस भाग को कहते हैं बी नंबर, इस भाग को कहते हैं वर्क पेल्विस, वर्क पेल्विस इस भाग को कहते हैं, नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सी किसे प्रदर्शित कर रहा है, सी, ये देखिए ये भाग है, यहाँ पर सी किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो सी के आगे हम कर, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, मूत्र मार्ग, सी किसे प्रदर्शित कर रहा है, मूत्र मार्ग को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी, ये अंक आपको दिखा रहा है डी, तो इस अंक को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो डी किसे प्रदर्शित कर रहा है, डी के आगे करना है आपको, इसे कहते हैं मूत्राशय। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मैच करने वाले पूछे जाएंगे। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन 4 अंक जो बताएं उनको ध्यान रखना है कि ए किसे प्रदर्शित कर रहा है, बी किसे, इस प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन एक और है जो मेरे पास डायग्राम का है, चलिए वहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके सामने शो हो रहा होगा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा मैं नीला कलर का पेन कर लेता हूं। तो स्टूडेंट कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 100% RUHS इंट्रेंस एग्जाम में जो बीएससी नर्सिंग है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं चुन चुन के विभिन्न प्रकार की किताबों को निरीक्षण करके ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फ्री में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मिलान करना है, ये इसके सामने आपको किस सर आप पूछोगे सर क्वेश्चन किस प्रकार होगा, क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए, और यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो इन ऑप्शन को यानी कि आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको पॉज करना है वीडियो को, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, यहाँ पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, फिर लेने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में दोनों को मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही कि आपको इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मिलान करके बताता हूँ कि किस में कौन सा सही है। सबसे पहले मैं आपको इसका राइट ऑप्शन ही बता देता हूँ, इस पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, इसमें राइट ऑप्शन होगा, आप घर पर आसानी से मिलान कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मिलान करते हैं। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे, 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन होंगे, 10 क्वेश्चन अलग अलग। तो चलिए मैच कर लेते हैं। इसमें करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, सेकंड होगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम मिलान करते हैं। फर्स्ट में फोर्थ इसमें दे रखा, फर्स्ट किस में होगा, ये देखिए फर्स्ट में फोर्थ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कौन सा दे रखा है, एलर्जी, एलर्जी के लिए कौन सा दे रखा है, IgE। कौन सी प्रतिरक्षा है एलर्जी के लिए, IgE। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर का दे रखा है यहाँ पर VI यानी कि 6 टी सहायक कोशिकाएं, इसमें कौन सा दे रखा है, 6 नंबर का। तो 6 नंबर में यहाँ पर एट्रोपा पेलोडेना। तो टी सहायक कोशिकाएं किससे संबंधित है, एट्रोपा पेलोडोना। अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर दे रखा है हेल्यूसिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन मिलाने वाले पूछे जाएंगे। हेल्यूसिनोजन थर्ड आपको चेकआउट कर लेते हो। थर्ड इसमें दे रखा है, यहाँ पर थर्ड दे रखा है VI एट्रोपा वेलोडेना। थर्ड दे रखा है एट्रोपा बेलोडेना, सॉरी ये तीसरा दे रखा है, ये 7वें नंबर का बी सेल्स सक्रियण हेल्यूजन क्या है, बी सेल्स सक्रियण आएगा। और यहाँ पर थर्ड आपका यहाँ पर क्या आएगा, एलोटा बेलोडेना। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको ये पूरा आपको
जो है मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको घर पर इसको पूरा करना है और जिन जिन स्टूडेंट ने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इसको याद करना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपसे 100% RHS इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्जाम होती थी तो पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ऑफलाइन एग्जाम हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी 100% संभावना है। एक और क्वेश्चन लेकर आऊँ, फिर वो लास्ट होगा। चलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इसी प्रकार का मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आऊँ, ये भी आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। तो इनमें कॉलम ए से कॉलम बी पर मिलान कीजिए। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपसे मिलान करने वाले आएंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको जितने भी मिलान करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से पूछ लिया जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसका आप क्या करोगे, इस फोटो को स्क्रीनशॉट लेना ना, और इसके बाद में आपको इसमें ऑप्शन ये दे रखे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलान करना है कि किस में कौन सा सही है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका राइट ऑप्शन आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा और आप इसमें मिलान कर लेना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट RHS इंट्रेंस एग्जाम में। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और जितना भी क्वेश्चन पेपर करवाया है बाकी कल क्वेश्चन होगा। आज हमने इसमें बायोलॉजी को कवर किया है, कल इसमें हम करेंगे, यहाँ पर देख लेना। कल इसमें आज हमने जैसे बायोलॉजी को कवर किया है, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन अब बायोलॉजी के करवा दिए। कितने क्वेश्चन बाकी है, इनमें से 34 क्वेश्चन करवाएंगे बायोलॉजी को पूरे, और बाकी कल करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन जितने भी होते हैं। फिर आपको यहाँ पर इस पेपर में करवाएंगे 33 फिजिक्स के क्वेश्चन। तो इनमें है हम कुल 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 100 में से आपको RHS इंट्रेंस एग्जाम में लगभग 50+ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ईमानदारी से इस पेपर को सॉल्यूशन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर टेलीग्राम चैनल कौन सा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। जैसे टेलीग्राम ऐप है उस पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक सर्च का ऑप्शन आएगा इस प्रकार से, उस पर सर्च करना है आपको। सर्च में क्या लिखना है, आपको लिखना है हमारे चैनल का नाम जो नीचे दे रखा है, मेडिकल GUIDE, यह आपको नाम लिखना है सर्च में। और जैसे जैसे ऊपर हमारे चैनल का लोगो आएगा, जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लोगो आप नीचे देख रहे होंगे वीडियो के, वही लोगो आपका या वहाँ पर शो होगा और उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन बटन दबाना है और आपको उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा और वहाँ पर पूरे पेपर के जितने भी है सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट सभी स्टूडेंट को। जय हिंद, वंदे मातरम।